सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं झारखंड ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ेंगे झारखंड की जलवायु। इससे पहले हमने पढ़ा था झारखंड की मिट्टियाँ, जिसमें हमने ये देखा था कि जो झारखंड में मिट्टियाँ हैं 6 प्रकार की पाई जाती है, जिसमें पहला था लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी और एक अभ्रक मूलक मिट्टी। आइए तो हम देखते हैं झारखंड की जलवायु। तो जो ये टॉपिक है झारखंड की जलवायु, ये जेपीएससी, पीटी प्लस मेंस और जीएसएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तथा यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके कारण झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। तो झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ पे मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके कारण झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। तो पहले देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ किसे जाता है। तो देखते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच ये वाला एरिया। तो इसे हम मैप में देख लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ये थोड़ी टेढ़ी दिख रही है क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है वो थोड़ी झुकी हुई है। तो देखिए, जो ये उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों अक्षांशों के बीच जो क्षेत्र पाया जाता है वो होता है उष्णकटिबंधीय प्रकार की, ये वाला एरिया। तो उष्ण होता है, उष्ण मीन्स गर्म, और कटिबंध मतलब अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के प्रतिच्छेदन वाला क्षेत्र। तो देखिए, ये हो गया अक्षांश रेखा और ये देशांतर। तो इन जो दोनों अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं का जो प्रतिच्छेदन एरिया होता है, ये वाला एरिया जहाँ काटता है, उसके बाद जो एरिया बनता है उसे हम कटिबंध कहते हैं। ये सारे कटिबंध हो गए। इसी कारण हम इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। तो हमारा जो झारखंड है वो भी 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है, मतलब इधर ही। तो जिस कारण से ये भी झारखंड भी हमारा उष्णकटिबंधीय प्रकार का है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश की विशेषता क्या है। तो गर्मियों में यहाँ पे गर्मी होती है और ये नमी वाली होती है। सर्दियों में यहाँ पे ठंड पड़ती है और शुष्क हो जाती है। गर्मियों में यहाँ की वायु नमी वाली होती है, अर्थात आर्द्रता वाली। मतलब गर्मियों में जो सूर्य है उसका प्रकाश सीधे पड़ता है, जिस कारण से जो पानी होती है उससे वाष्प वो बन के उड़ता है, और जो वाष्प है उसमें भी पानी के कण मौजूद होते हैं, जिस कारण से वायु हमारी नमी वाली होती है। और ठंडी में इसके विपरीत जो सूर्य होता है वो उसका जो रोशनी वो तिरछा पड़ता है, जिस कारण से जो पानी होता है उसका वाष्प नहीं बन पाता और वायु में नमी नहीं होती, जिस कारण से वायु शुष्क हो जाती है और हमारा शरीर इसी कारण ठंड के दिनों में रूखा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मौसम और जलवायु किसे कहते हैं। तो किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन की दिशा, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। अर्थात जो मौसम हुआ वो शॉर्ट पीरियड हो गया और जो जलवायु वो लॉन्ग पीरियड। तो जो मौसम है वो तुरंत चेंज होगा, जैसे कि तापमान तुरंत, जैसे सुबह को ज़्यादा धूप नहीं होती है, फिर दोपहर को बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी और शाम को फिर कम। इसी प्रकार पवन की दिशा भी चेंज होती है, लेकिन
जो जलवायु है वो किसी क्षेत्र में हमें बहुत ही लंबे समय तक रहना पड़ेगा, तब हमें जाके जलवायु का पता चलेगा कि वहाँ की जलवायु कैसी है, अर्थात किस मौसम में कैसा टेम्परेचर रहता है, कैसा पवन का दिशा रहता है, और कब वर्षा होती है, कब गर्मी आती है, और कैसी होती है गर्मी और वर्षा कितना होता है, ठंड कब आती है, ये सब हम जलवायु के द्वारा पता करते हैं। तो जो तात्कालिक प्रभाव है उसे मौसम कहा जाता है, और जो एक लंबे समय अर्थात लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। अब देखिए झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारक। तो ये क्या क्या है? पहला है अक्षांश स्थिति, दूसरा है समुद्र से निकटता, तीसरा है उच्चावच, चौथा है पवन प्रवाह पट्टी, और पांचवा है वानस्पतिक आवरण। तो इन सभी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है अक्षांश स्थिति, जिसमें हमने देखा कि झारखंड की जो अक्षांश स्थिति है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड है। तो कर्क रेखा झारखंड के बीच से गुजरती है, अतः यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव भी देखा जाता है। तो देखिए हमने देखा कि झारखंड उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो झारखंड के बीच से गुजरती है, और अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव भी देखा जाता है, अर्थात पाट क्षेत्र में यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि जो झारखंड का ये वाला जो एरिया है वो पाट क्षेत्र है, और बीच से हो जाती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा के इधर वाला भाग हो गया उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, क्योंकि कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा के बीच वाला प्रदेश उष्ण कटिबंधीय है। तो जो ये कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र अर्थात यहाँ पे अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव भी देखा जाता है। तो देखिए जो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर वाली जो ये क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो हमारा जो झारखंड है ये इस प्रकार का है, मतलब यहाँ के बीच से जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जिस कारण से ये ऊपर वाला क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि झारखंड किस प्रकार का प्रदेश है, तो आप अगर एक ऑप्शन चूज करना है तो आपको उष्ण कटिबंधीय प्रदेश मारना है, यदि 2 ऑप्शन चूज करना है तो आपको दोनों ही मारना है, उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय, यदि दोनों ऑप्शन में रहे तो देखिए जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो जलवायु प्रदेश वो है 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों साइड। यहाँ पे सर्दियों में अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है और गर्मियों में अपेक्षाकृत कम गर्मी होती है। फिर दूसरा कारक है समुद्र से निकटता। दक्षिण पूर्वी भाग समुद्र के निकट है, इसके कारण धनबाद व सिंहभूम में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो जो झारखंड का ये दक्षिण पूर्वी भाग है ये वाला, ये समुद्र से निकट पाया जाता है, जिसके कारण धनबाद और सिंहभूम के क्षेत्र में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ से ये वाला क्षेत्र काफ़ी करीब है, तो जिस कारण जब सूर्य की रोशनी इस समुद्र में पड़ती है तो यहाँ की जो पानी होती है वो वाष्प बन के ऊपर उठती है, जिस कारण से झारखंड के इस वाले क्षेत्र में नमी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। तो देखिए ये है हमारा झारखंड, यहाँ हो गया झारखंड हमारा, और यहाँ से देखिए ये समुद्र काफ़ी पास है, यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ हो गया हमारा झारखंड और यहाँ हो गया समुद्र। तो ये जो एरिया है दक्षिण वाला, दक्षिण पूर्वी एरिया, ये समुद्र के काफ़ी निकट है। उसके बाद तो जो तीसरा कारक है वो है उच्चावच।
झारखंड के पाट क्षेत्र से उत्तर पूर्व व दक्षिण भाग में ढाल है। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नम वायु उत्तर पश्चिम की ओर पठार के सोपानी सतहों के सहारे ऊपर उठती है, जिससे वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, परंतु उत्तर पश्चिमी भाग की नीची भूमि वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ती है, जिससे यह क्षेत्र सूखा प्रभावित रहता है। अब इसे हम अच्छे से समझाते हैं आपको। तो देखिए, ये जो वर्षा कराने वाली पवनें हैं, अर्थात मानसूनी प्रकार की पवनें, ये इधर से जाती हुई अरब सागर की खाड़ी है, खाड़ी की शाखा, और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर से जाती हुई झारखंड में एंटर करती है। और झारखंड में एंटर करती हुई देखिए इस प्रकार वो जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। और ये वाला जो क्षेत्र है, एक मिनट, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये काफ़ी ऊंचा है, जिस कारण से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा जाती है तो इधर वर्षा कराती है, और उसके बाद जब यहाँ पहुँचती है तो वो इस क्षेत्र को पार नहीं कर पाती है, जिस कारण से वर्षा अधिक मात्रा में इधर ही हो जाती है। और इधर वाला जो क्षेत्र है पलामू गढ़वा, इधर का ये सूखा प्रभावित हो जाता है, अर्थात वृष्टि छाया बन जाता है इधर। मतलब वृष्टि मतलब होता है वर्षा, और छाया मतलब इधर पानी नहीं पड़ेगा, ये सूखा प्रभावित रहता है। तो हमने ऊपर में यही पढ़ा। उसके बाद आगे देखते हैं। पवन प्रवाह पट्टी। जून से अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। इसी समय अरब सागर की शाखा की हवाएं झारखंड के पश्चिम भाग में वर्षा कराती हैं। तो इसे भी हम मैप से समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो जून के समय दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है, जो इधर से आती हुई दक्षिण पश्चिम से आती हुई दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला तो ये इधर जाके अरब सागर की शाखा, और ये आगे इधर जाके बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दो भागों में बढ़ जाती है। और जो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है इधर से जाती हुई पश्चिम बंगाल से जाती हुई आगे जाके झारखंड में प्रवेश करती है और यहाँ पे वर्षा कराती है। उसके बाद ये जो अरब सागर की शाखा है वो भी इधर से जाती हुई यहाँ से ये घूमती है और यहाँ झारखंड में वर्षा कराती है। तो झारखंड में वर्षा दोनों प्रकार की मानसून से होती है, दोनों प्रकार की शाखाओं से, अरब सागर की शाखा से भी और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, यदि ऑप्शन में अरब सागर की शाखा नहीं रहा और सिर्फ एक ऑप्शन को चुनना रहा तो आप बंगाल की खाड़ी की शाखा मारिएगा, और यदि दोनों ऑप्शन को चुनना रहा तो आपको अरब खाड़ी की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों को मारना है। उसके बाद नेक्स्ट है वानस्पतिक आवरण। झारखंड के सघन वन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आसपास नम वातावरण को जन्म देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्म ऋतु में यहाँ हल्की अस्थिर वर्षा हो जाती है। तो झारखंड में वन कितना है? 29.76%। तो झारखंड में लगभग 30% वन है। तो जिन वनों से वाष्पोत्सर्जन होता है और ये वाष्पोत्सर्जन करके वाष्प को उत्सर्जित करते हैं, और गर्मी के दिनों में तो काफ़ी मात्रा में वाष्प बनते हैं, जिस कारण से ये वाष्प ऊपर जाके बादल का निर्माण करते हैं और गर्मी के दिनों में ही थोड़ी थोड़ी वर्षा हो जाती है, हल्की अस्थिर वर्षा। उसके बाद है और एक चीज़ कि जो झारखंड का औसत टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। इसे याद रखिएगा, झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। अब हम पढ़ेंगे झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश। भारत का कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा झारखंड राज्य है वो भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है। ये याद रखिएगा कि जो झारखंड है वो
कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है, जिसे पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है NIDM अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ये कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली के विक्रम नगर में। NIDM के अनुसार झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसके अनुसार NIDM के अनुसार 3 कृषि जलवायु प्रदेश है झारखंड में, और अयोध्या प्रसाद के अनुसार 7 कृषि जलवायु प्रदेश है। तो अयोध्या प्रसाद ने 7 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है, तो इससे ये भी 7 हो गया और यहाँ भी 7। तो झारखंड राज्य भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है, और अयोध्या प्रसाद ने भी झारखंड को 7 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है। और NIDM के अनुसार 3 कृषि जलवायु प्रदेश है झारखंड में। ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देख लेते हैं NIDM के 3 कृषि जलवायु प्रदेश। पहला है मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, ये क्षेत्र 1 कहा जाता है इसे, मध्य व उत्तर पूर्वी पठार। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, गिरिडीह। इसे आप ऐसे याद नहीं रखिएगा, आप इसे मैप के सहारे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये कैसे है। यहाँ से चतरा को लेते हुए, उसके बाद इधर और रांची को इधर से लेते हुए, खूंटी को छोड़ते हुए और पूरे कोल्हान प्रमंडल को छोड़ के ये वाला जो एरिया हुआ, ये क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है। और इसका नाम मध्य व उत्तर पूर्वी पठार कैसे पड़ा? तो क्योंकि देखिए ये वाला जो भाग है ये मध्य में आता है और ये वाला उत्तर पूर्वी भाग में, इसी कारण इसका नाम जो है मध्य व उत्तर पूर्वी पठार नाम पड़ा है। तो ये जो पूरा टोटल हो गया, ये हो गया क्षेत्र 1। उसके बाद जो ये कोल्हान प्रमंडल है, ये पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावा, ये तीनों दक्षिण पूर्वी पठार के अंतर्गत आते हैं और इसे क्षेत्र 3 बोलते हैं। और इसे दक्षिण पूर्वी पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये झारखंड के दक्षिण पूर्वी साइड है, इसी कारण। और बाकी जो ये क्षेत्र बचा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, इधर गुमला, लोहरदगा को लेते हुए और सिमडेगा को भी लेते हुए और खूंटी, ये वाला क्षेत्र 2 कहा जाता है इसे। और ये झारखंड के पश्चिम एरिया में है, जिस कारण से इसका नाम पश्चिमी पठार पड़ा है। देखिए आपको कोई भी जिला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मैप के सहारे समझना होगा। आप मैप को एकदम याद रखिए, आंख बंद करते हुए भी ये आपको दिख जाना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो हम देख रहे थे मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, तो इसका विस्तार हमने देख लिया। और यहाँ पे वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है तीनों ही क्षेत्र में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों में ही वर्षा का असमान वितरण है, मतलब समान रूप से वर्षा नहीं गिरती, कहीं थोड़ी ज़्यादा, कहीं कम, या फिर कहीं गिरेगी ही नहीं। उसके बाद है मानसून का देर से आना और जल्दी चले जाना, तीनों ही क्षेत्र में वैसा ही होता है। मानसून बहुत ही लेट से आता है और तुरंत चल जाता है। 15 जून से प्रारंभ होता है और अक्टूबर आते आते ये चला जाता है। उसके बाद मृदा की निम्न जल धारण क्षमता, ये तीनों ही क्षेत्र में होती है। मृदा जल धारण नहीं कर पाती है क्योंकि जो झारखंड है वो पठारी एरिया है और यहाँ की जो चट्टानें हैं वो आर्कियनकालीन है, जिस कारण से यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है जो जल को धारण नहीं कर पाती है। नदी द्वारा सिंचाई किया जाता है प्रथम क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पे काली मृदा और जलोढ़ मृदा पाई जाती है और औसत वर्षा यहाँ पे 140 से 152 सेंटीमीटर होती है, ये प्रथम क्षेत्र के लिए, और दूसरे क्षेत्र के लिए 142 से 155 सेंटीमीटर होती है। तो हम देख लेते हैं कि जो प्रथम
और तीसरा, ये इस क्षेत्र में नदी द्वारा सिंचाई क्यों होती है। तो देखिए, जो ये पहला क्षेत्र है, ये वाला पूरा, यहाँ पे काफ़ी नदियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ से दामोदर नदी, उसके बाद यहाँ पे गंगा नदी, गुमानी नदी, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, मयूराक्षी नदी, ये सारी नदियाँ यहाँ पे पाई जाती है, बहती है, जिस कारण से यहाँ पे सिंचाई नदियों द्वारा होती है। और जो तीसरा क्षेत्र है, यहाँ पे भी नदियाँ स्वर्णरेखा, कारो, खरकई, दक्षिणी कोयल आदि नदियाँ पाई जाती हैं, जिस कारण से यहाँ भी सिंचाई नदियों द्वारा होती है। और इसी कारण यहाँ पे जलोढ़ मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है और इस एरिया में काली मिट्टी। उसके बाद है यहाँ पे मोटा अनाज की खेती की जाती है। और मोटा अनाज कितने प्रकार की होती है, तो 8 प्रकार की। पहला है ज्वार, फसल, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू। तो ये सभी मोटा अनाज के अंतर्गत आती है फसल, और ये सभी असिंचित भूमि पर उगाई जाती है, मतलब जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना हो, पानी कम हो। और झारखंड के सभी क्षेत्रों में मोटा अनाज उगाया ही जाता है। उसके बाद है पश्चिमी पठार। तो ये कहाँ है, दिखाया हमने, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। तो ये झारखंड के पश्चिम वाले एरिया में है, जिस कारण से इसका नाम भी पश्चिमी पठार पड़ा है। यहाँ पे नदियों द्वारा सिंचाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है ये वाला, वो पाट क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, और यहाँ पे नदियाँ नहीं बह पाती है। नदी इधर चल जाती है और इधर गंगा के क्षेत्र में, और ये नीचे आ जाती है, जिस कारण से यहाँ पे नदियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसी कारण नदियों द्वारा सिंचाई यहाँ पे नहीं हो पाती है। यहाँ पे लेटराइट मृदा और लाल मिट्टी पाई जाती है, और ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जिस कारण से यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो वर्षा होने के कारण यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, जिस कारण से इस क्षेत्र में लेटराइट मृदा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। फिर तापमान की अधिकता, परंतु नेतरहाट में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। मृदा की अम्लीयता अधिक होती है, और जैसा कि हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि जो मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए हमें चूना डालना पड़ता है। मृदा की उर्वरता कम होती है इन तीनों ही क्षेत्र में, प्रथम में, द्वितीय में और तृतीय में। नेतरहाट में वर्षा सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये ऊंचा क्षेत्र है, जिस कारण से यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा ही होती है, 200 से भी पार चली जाती है, 200 सेंटीमीटर से भी पार। यहाँ पे दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा दलहन और तिलहन किस ज़िले में उगाया जाता है, तो पलामू में। उसके बाद तीसरा क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी पठार, अर्थात कोल्हान प्रमंडल, ये वाला एरिया, जैसा कि हमने मैप में देखा। ये हो गया तीसरा क्षेत्र। तो ये कोल्हान प्रमंडल अर्थात पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां इसके अंतर्गत आते हैं। पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि हमने देखा यहाँ ये समुद्र के निकट है झारखंड हमारा, और ये वाला एरिया काफ़ी करीब पड़ता है। तो जब समुद्र में वो चक्रवात आते रहती हैं, तो इन्हीं चक्रवातों के कारण भी वर्षा होती है। और ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, उसके भी काफ़ी नज़दीक पड़ती है। तो जब बंगाल की खाड़ी की शाखा एंटर करती है, तो पहले यहीं पे वर्षा करा देती है। उसके बाद है वनों की प्रचुरता वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में वन पाए जाते हैं, क्योंकि जब वर्षा अधिक होगी तो वन भी अधिक पाए जाएंगे। और पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा भी स्थित है, जिसे सारंडा का जंगल कहा जाता है, या फिर 700 पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है। 700 पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र भी से कहा जाता है। सागर प्रभावित जलवायु, क्योंकि ये समुद्र के निकट है, तो यहाँ पे सागर प्रभावित जलवायु पाई जाती है, जिस कारण से यहाँ पे आर्द्रता अधिक होती है, अर्थात नमी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। अब हम देखेंगे अयोध्या प्रसाद द्वारा झारखंड को कितने भागों में बांटा गया है, तो 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। किसके द्वारा, तो अयोध्या प्रसाद के द्वारा। पहला है महाद्वीपीय प्रकार।
दूसरा है उप महाद्वीपीय प्रकार, तीसरा है डेल्टा प्रकार, चौथा है सागर प्रभावित प्रकार, पांचवा आर्द्र वर्षा प्रकार, छठा है तीव्र एवं सुखद प्रकार और सातवां शीत वर्षा प्रकार। तो इन सभी को हम एक एक करके पहले हम देखेंगे महाद्वीपीय प्रकार। तो ये उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें ये जिले हैं गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, चतरा और हजारीबाग का उत्तरी क्षेत्र और दुमका का पश्चिमी क्षेत्र। तो इसको हम मैप के सहारे देखते हैं, ऐसे याद होगा नहीं और ऐसे आपको याद करना भी नहीं है, आपको बस समझना है कि ये कहाँ तक होगा। तो देखिए ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ से ये हो गया महाद्वीपीय प्रकार। और इसके अंतर्गत पलामू, गढ़वा, चतरा और हजारीबाग का मध्यवर्ती भाग, फिर संथाल परगना का ये पश्चिमी भाग, और जिसमें कि देवघर और उत्तरी दुमका, ये उत्तरी दुमका और गोड्डा वाला हिस्सा आता है। उसके बाद नेक्स्ट है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश में ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंडा, गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी। तो ठंड के मौसम में यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ही गर्मी होगी। शीत ऋतु में अक्सर कुहासा यहाँ पे पड़ता है। इसका कारण ये है कि पहाड़ प्रदेश से बहने वाली जो ठंडी हवाएं हैं यहाँ पे प्रवेश कर जाती है, जिस कारण से यहाँ पे ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा होती है और कुहासा भी पड़ता है। और ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही ज़्यादा गर्मी, जिस कारण से लू भी चलता है। और इसका लू का कारण हो सकता है कि बिहार का समतल मैदान, तो बिहार के समतल मैदान से आने वाली जो पवनें हैं वो सीधे आ जाएंगी झारखंड में और यहाँ पे लू का प्रकोप हो जाएगा। सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, यहाँ पे 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और ये एरिया हो गया सबसे कम वर्षा का क्षेत्र। उसके बाद आगे है उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, मतलब प्रदेश। ये है, इसका क्षेत्र जो है वो मध्यवर्ती क्षेत्र है और ये हो गया पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका का दक्षिणी भाग। इसको भी मैप के सहारे देखते हैं। तो देखिए जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से ये वाला पूरा क्षेत्र ये हो गया उप महाद्वीपीय प्रकार की, ये पूरा एरिया। तो इसमें कौन कौन सा एरिया पड़ता है? तो इसमें जो आने वाले क्षेत्र हैं वो है पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, फिर बोकारो, धनबाद, उसके बाद ये जामताड़ा और दक्षिण पश्चिमी दुमका, ये वाला एरिया। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? तो तापमान यहाँ पे अपेक्षाकृत कम होता है, वर्षा अपेक्षाकृत ज़्यादा और ठंड अपेक्षाकृत कम। तो ये वाला जो एरिया है वो भी, यहाँ ये जो एरिया है वो भी समुद्र से सटा हुआ है, मतलब समुद्र के करीब ही है, जिस कारण से यहाँ पे तापमान भी कम रहता है और वर्षा भी अधिक होती है और ठंड भी कम रहती है। वर्षा यहाँ पे होती है 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर। ये सब आपको याद नहीं करना है। उसके बाद आगे है डेल्टा प्रकार की, और ये इसका क्षेत्र पड़ता है पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, साहिबगंज और पाकुड़। यहाँ पे वर्षा 152 सेंटीमीटर। पश्चिम बंगाल के नार्वेस्टर क्षेत्र के समान जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। और नार्वेस्टर को समझने से पहले हम डेल्टा प्रकार की जलवायु को एक बार मैप में देख लेते हैं। तो जो ये वाला क्षेत्र है साहिबगंज और पाकुड़ का, ये डेल्टा प्रकार की है। डेल्टा प्रकार की होने का कारण यहाँ पे जो गंगा नदी बहती है, इसी कारण से ये वाला क्षेत्र डेल्टा प्रकार की है, जिसमें साहिबगंज और पाकुड़ आ गया। तो नार्वेस्टर क्या होता है, जिसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में
असम एवं पश्चिम बंगाल में शाम के समय गरज के साथ होने वाली वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल और असम में गरज के साथ वर्षा कराती है। ग्रीष्मकाल में वर्षा लौटते समय होता है, लौटते मानसून के समय, और यहाँ पे लू और धूल भरी आंधी नहीं चलती है। तो जो लौटता हुआ मानसून है वो भारत के इधर वाले क्षेत्र से आता है, उसके बाद इधर से एंट्री करके ये मानसून लौट जाता है उत्तर पूर्वी एरिया से, जिस कारण से यहाँ पे ठंड के दिनों में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट है सागर प्रभावित प्रकार, जो पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र आता है। यहाँ पे वर्षा 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर होती है और नॉर्वेस्टर क्षेत्र के समान ही यहाँ पे वर्षा होती है। मानसून के पूर्व यहाँ सामान्यतः तड़ित झंझा देखा जाता है। तो मानसून के पहले यहाँ पे तड़ित झंझा होता है। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराती है। तो इस क्षेत्र में गर्मी के दिनों में काफ़ी वर्षा होती है। तो इसे भी हम मैप में देख लेते हैं एक बार। जो ये वाला एरिया है ये पूरा ही सागर प्रभावित प्रकार का है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग आता है। अब हम देखेंगे आर्द्र वर्षा प्रकार। पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग। तो इसे भी हम मैप में देख लेते हैं ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है। तो जो ये वाला क्षेत्र है वो है आर्द्र वर्षा प्रकार का। तो इसमें सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी और मध्य भाग ये आ जाता है और यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, 152 सेंटीमीटर से भी अधिक। मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। तो ये हमारा झारखंड है। तो यहाँ पे मानसून की दोनों शाखा, अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों ही द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। उसके बाद नेक्स्ट है तीव्र एवं सुखद प्रकार की। तो इसका प्रभावित क्षेत्र है रांची, हजारीबाग का पठारी क्षेत्र। तो ये हमारा झारखंड हो गया और यहाँ पे रांची और हजारीबाग का पठारी क्षेत्र। तो ये वाला एरिया तीव्र एवं सुखद प्रकार का। तो इसको मैप में देख लेते हैं एक बार। उससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है। तो 148 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। ये सब आपको याद नहीं रखना है। तो देखिए जो ये वाला क्षेत्र है ये आ गया तीव्र एवं सुखद प्रकार की क्षेत्र के अंतर्गत, और इस प्रकार की जलवायु कोई और क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, बस यहीं पाई जाती है। और ये पठार है जो कि 600 मीटर ऊंचाई पे है। हजारीबाग का पठार और रांची का पठार हमने पढ़ा था कि ये दोनों 600 मीटर की ऊंचाई पे है और इन दोनों को अलग करने के लिए दामोदर नदी बेसिन जिम्मेदार है। तो ये ऊंचाई में होने के कारण यहाँ पे तापमान जो है बहुत ही कम रहता है और यहाँ पे सर्दियों के समय पाला भी गिरता है, पाला। उसके बाद अगला है शीत वर्षा प्रकार और ये पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें लोहरदगा, गुमला और लातेहार आते हैं। तो ये भी देख लेते हैं मैप से। तो देखिए ये जो पूरा पाट प्रदेश है इसी के अंतर्गत आता है शीत वर्षा प्रकार का क्षेत्र। और यहाँ पे लोहरदगा, लातेहार और गुमला ये तीनों ही ज़िले शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पे वर्षा 203 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है वो 900 से 1100 मीटर ऊंचाई पे है। मतलब 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है, इसी क्षेत्र में तीव्र एवं
शीत वर्षा प्रकार के क्षेत्र में। वही लिखा है यहाँ पे, यहाँ की जलवायु रांची पठार की तरह ही परंतु वर्षा अधिक होती है। तो यहाँ की जलवायु रांची पठार के समान ही होती है, लेकिन यहाँ पे वर्षा जो रांची के पठार से भी अधिक होती है, 203 सेंटीमीटर से भी अधिक। अधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में अत्यंत ठंडा मौसम यहाँ की विशेषता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में भी मौसम ठंडा ही रहता है और ठंड के दिनों में भी बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाता है, लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसका कम हो जाता है। तो इसका न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यहाँ शीत ऋतु में अत्यंत ठंडा मौसम रहता है। वही लिखा है। अब हम इन सभी जलवायु प्रदेश को एक ही साथ एक ही मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, ये वाला जो क्षेत्र हो गया साहिबगंज और पाकुड़ का डेल्टा प्रकार की, और ये वाला जो एरिया हो गया ये महाद्वीपीय प्रकार की, और ये पाट क्षेत्र शीत वर्षा प्रकार जिसमें लातेहार, लोहरदगा और गुमला आते हैं। फिर जो रांची और हजारीबाग पठार है वो तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु प्रदेश। उसके बाद ये वाला एरिया जिसमें धनबाद, जामताड़ा, बोकारो और हजारीबाग तथा लातेहार आते हैं वो हो गया उप महाद्वीपीय प्रकार। उसके बाद जो ये सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया है ये आर्द्र वर्षा प्रकार की है। और यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां ये कोल्हान प्रमंडल सागर प्रभावित प्रकार का है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के द्वारा झारखंड को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत बांटा गया है। तो थार्न स्वेट ने संपूर्ण झारखंड को CAW जलवायु क्षेत्र में रखा है। तो जिसमें से C हो गया सब ह्यूमिड उप उष्णार्थ, मतलब सामान्य से कम आर्द्रता, यहाँ पे नमी की कमी होगी। और A- से ट्रॉपिकल, मतलब उष्ण कटिबंधीय, जैसा कि मैंने बताया आगे पीछे। उसके बाद W से रेनफॉल डिफिशिएंट इन विंटर, मतलब शीतकालीन अल्प वर्षा कम होगी। तो इसको कैसे याद रखें कि थार्न वेस्ट ने झारखंड को CAW जलवायु क्षेत्र में रखा है। तो देखिए, थान से याद कीजिए, थान तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, थान होता है काव का, तो काव से आप CAW कर सकते हैं। उसके बाद कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी झारखंड का जो क्षेत्र है वो CW और CWG के अंतर्गत आता है, मतलब शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। उसके बाद जो दक्षिणी झारखंड है वो AW के अंतर्गत आता है, उष्ण कटिबंधीय सवाना। और ये सब हम मेंस में पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। यहाँ पे आप बस इतना ही जानिए, उसके बाद जब हम मेंस में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। कोपेन और थानस्वेट का जलवायु वर्गीकरण। तो ये टॉपिक हमारा हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और कल हम पढ़ेंगे झारखंड की ऋतुएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।